DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। Hi everyone, I am Apurv Dikshit. I have secured All India Rank 11 in Indian Forest Service Examination 2021. मेरी जो ये 11th रैंक आई है इसमें जियोलॉजी ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरा स्कोर 266 रहा है 400 मार्क्स में से, और इस वीडियो में मैं अपनी जियोलॉजी की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को हम कई पार्ट्स में बांट सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं जियोलॉजी ऑप्शनल इन जनरल बात करूंगा। सेकेंडली मैं बात करूंगा कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया और आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इस ऑप्शनल को। थर्डली मैं बात करूंगा सिलेबस की कुछ सेक्शंस की ब्रॉडली, कि उन सेक्शंस पे कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। फोर्थली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या रोल है और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को नैरो डाउन करने के लिए। फिफ्थली मैं बात करूंगा कि कैसे प्रेजेंटेशन का क्या रोल है इस ऑप्शनल में, और प्रेजेंटेशन मैंने क्या किया था और कैसे आप यूज़ कर सकते हो अपने मार्क्स को इन्हांस करने के लिए। एंड लास्टली आई टॉक अबाउट द रोल ऑफ मेमोराइजेशन एंड आप कैसे अपनी मेमोराइजेशन को आप आसान कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा जियोलॉजी ऑप्शनल इन जनरल की। तो इसके पहले एक एडवांटेज देखेंगे और फिर इसके इश्यूज देखते हैं क्या क्या आते हैं। तो अगर एडवांटेज में बात करूं तो जियोलॉजी ऑप्शनल कोई भी बंदा किसी भी बैकग्राउंड से इस ऑप्शनल को ले सकता है। कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत बड़ा मिथ है अगर लोगों को लगता है कि आपका जियोलॉजी में कोई बैकग्राउंड होना ज़रूरी है इस ऑप्शन को पिक करने से पहले। मेरा खुद का ग्रेजुएशन माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग में हुआ था, जिसका जियोलॉजी से एक्चुअली कोई मतलब नहीं है, और स्टिल जियोलॉजी मैं डिसेंटली कैरी कर पाया। इसका अगर एडवांटेज की बात करें तो ये ऑप्शनल काफ़ी ऑब्जेक्टिव है नेचर में, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की सब्जेक्टिविटी नहीं है। जैसे अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव या व्यू पॉइंट्स नहीं होते। जो है वही है, और वही उसी के हमको नोट्स बनाने हैं, और यही नोट्स हमको अल्टीमेटली फाइनल पेपर में रिप्रोड्यूस करने हैं। अगली एडवांटेज की बात करो तो ऑलमोस्ट 90 to 95% जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बनता है। तो आप जो क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअली आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो, और मोस्ट ऑफ द पेपर काफ़ी प्रिडिक्टेबल लाइंस पे होता है। इनफैक्ट अगर आप प्रॉपर्ली एनालाइज करो तो आप इवन इस पेपर में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आप उसको बहुत हद तक नैरो डाउन कर सकते हो। अगर मैं इसके नेगेटिव्स की बात करूं तो नेगेटिव में सबसे ज़्यादा है कि इसमें मेमोराइज बहुत करना पड़ता है। अगर आप मेमोराइजेशन में बहुत अच्छे नहीं हैं, आपको मेमोराइजेशन में दिक्कत होती है, तो ये ऑप्शनल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। सेकेंडली ये ऑप्शनल स्टार्टिंग में थोड़ा सा डॉन्टिंग लग सकता है। इसमें कुछ पार्ट काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है, स्पेशली पेपर 2 का सेक्शन ए वो बहुत टेक्निकल हो जाता है। तो ये डॉन्टिंग ज़रूर होता है, बट अगर मुझे लगता है कि उस पार्ट में अगर अच्छी से मेहनत करी जाए तो बहुत रिवॉर्डिंग भी होता है। और थर्डली इस ऑप्शन में प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। बहुत ज़्यादा डायग्राम्स बनाने होते हैं, बहुत जगह अपने जो व्यू पॉइंट को आपको विजुअली रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो अगर इन सब रीज़न की वजह से ये थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए चैलेंजिंग भी हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करें कि हाउ टू प्रिपेयर दिस ऑप्शनल, या मैंने कैसे तैयारी की थी इस ऑप्शनल की। तो सबसे पहले मैंने इस ऑप्शन की जो तैयारी की थी वो प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद चालू करी थी। तो प्रीलिम्स का 10 अक्टूबर को हुआ था, 29 अक्टूबर को प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था। मैं लगभग 7 और 8 नवंबर से पढ़ना स्टार्ट किया था। तो पहले जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने प्रजेश जेना सर के नोट से स्टार्ट किया था। मैंने कुछ और वीडियोस देखे थे इसको समझने के लिए, बट 10-15 दिन उन नोट्स को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव चाहिए। इस अटेम्प्ट में मैं डेडिकेटेडली फॉरेस्ट सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। मैंने सिविल सर्विसेज का मेंस नहीं अपीयर किया था, तो मेरे पास लगभग 3 से 4 महीना थे इस ऑप्शनल को प्रिपेयर करने के लिए स्क्रैच से। तो 15-20 दिन के इधर उधर करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ समथिंग बहुत नैरो चाहिए। तो उस वक्त मैंने प्लैनेट जियोलॉजी करके एक इंस्टीट्यूट है, उनकी क्लासेस ज्वाइन करी, और मैंने उन क्लासेस पे हेविली रिलाई किया। इनफैक्ट जो मेरी प्रिपरेशन है, आई थिंक 98% ऑफ द कंटेंट जो था वो मैंने प्लैनेट जियोलॉजी से ही किया था। रिमेनिंग कुछ पार्ट्स के लिए मैंने बांगा रेफर करी थी, और एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैंने अमित सर के नोट्स यूज़ किए थे। बुक लिस्ट की बात करूं तो बिकॉज मैं किसी बुक लिस्ट के थ्रू गया नहीं हूं, इसलिए मैं वही बुक लिस्ट रिकमेंड नहीं कर सकता। बट इफ़ यू वुड वांट, मैं अपने बुक लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकता हूं। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले अगर हम पेपर 1 का सेक्शन ए देखें
तो ये काफ़ी जनरल इन नेचर है। जनरली बहुत सारे बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल से जियोलॉजी में स्विच करते हैं, तो उनके लिए ये वाला पार्ट फेयरली आसान पड़ता है, बिकॉज जियोमॉर्फोलॉजी, रिमोट सेंसिंग वगैरह उनका पढ़ा हुआ होता है। और ये वाला पार्ट जो है वो काफ़ी जनरल इन नेचर है। तो जब भी कभी कोई पार्ट बहुत जनरल इन नेचर होता है, आपको अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में डायग्राम्स को बहुत अच्छे से यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं पेपर 1 के सेक्शन बी की बात करूं, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा डॉन्टिंग हो जाता है, बिकॉज इसमें दो ऐसे चैप्टर्स आते हैं, पेलेंटोलॉजी एंड स्ट्रैटिग्राफी, जिसमें बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और पेलेंटोलॉजी में क्योंकि बहुत सारे बायोलॉजिकल टर्म्स आते हैं, तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं उसकी वजह से। बट अगर आप मेमोराइजेशन अच्छे से कर सको और उसको आप रिप्रोड्यूस कर सको, तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर्स कर सकते हो। क्योंकि आपका जनरल जो कंपटीशन है, जैसे जो सिविल सर्विसेज के बाद जो लोग नया जियोलॉजी ऑप्शन उठाते हैं, उनके पास सिर्फ 40 दिन होते हैं। उन 40 दिन में उनके लिए इतना मेमोराइज करना आसान नहीं होता। तो अगर आपको अपना स्कोर एज करना है, आपको अगर अच्छा स्कोर करना है इसमें, और अगर एक एज लेना है, तो आई थिंक ये वाला जो पार्ट है पेपर 1 का सेक्शन भी, इसमें अगर अच्छे से मेमोराइजेशन करी जाए, तो जिस मेमोराइजेशन कैसे करी जाए उसको भी मैं लेटर डिस्कस करूंगा। तो इसमें अगर अच्छे से मेमोराइजेशन करी जाए, तो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में अच्छा कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं पेपर 2 की, तो पेपर 2 सेक्शन ए, ये प्रोबेबली कोर जियोलॉजी है। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, बट ये उतना ही ज़्यादा स्कोरिंग भी है। मेरे खुद के 152 मार्क्स रहे थे 200 में से। और वन ऑफ द रीज़न क्योंकि ये मेरे मार्क्स इसमें अच्छे रहे हैं, इज़ बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने इस पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। मेरे फोकस ज़्यादा करने का कारण था कि मैं कॉम्पीट कर रहा था उन लोगों से जो सिविल सर्विसेज के बाद इसको प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि उनके पास लिमिटेड टाइम होता है। मुझे पता था कि मेरे पास एक एडवांटेज है, और मैंने इस एडवांटेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए इस पर्टिकुलर सेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान भी दिया था, और वो मेरे मार्क्स में मुझे रिवॉर्ड भी हुआ। अब अगर मैं बात करूं पेपर 2 के सेक्शन बी की, तो इसमें इकोनॉमिक जियोलॉजी बहुत बड़ा पोर्शन ले लेता है। इकोनॉमिक जियोलॉजी ऑलमोस्ट 50% से 60% क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं। इसके अलावा जो माइनिंग जियोलॉजी है या इन्वायरमेंटल जियोलॉजी है, जियोकेमिस्ट्री है, वो फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स हैं। जो इन्वायरमेंटल जियोलॉजी में जैसे जो कि बहुत जनरल इन नेचर लगता है, बट उसमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट हर 1-2 साल में रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे एसिड माइन ड्रेनेज का हो गया या रेडियो एक्टिविटी वेस्ट डिस्पोजल का हुआ। तो इसमें बहुत टेक्निकल तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है, और अगर आप इसको ढंग से कर लेंगे तो इसमें आपके आंसर जनरल नहीं लगेंगे और बहुत स्पेसिफिक लग सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसका रोल की। तो जियोलॉजी ऑप्शनल में ऑलमोस्ट 80 to 90% जो पेपर होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आता है। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ द ब्लू आते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने का बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि अगर आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको अगर जो टॉपिक वाइज जब सॉर्टिंग करोगे, तो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक जैसे उठाओ, जैसे मान लीजिए पेलेंटोलॉजी हुआ, उसके पिछले जितने 20-25 साल जितने के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके पास अवेलेबल हों, उससे आप टॉपिक्स देखो कि किन किन टॉपिक्स पे आ रहे हैं। जनरली वही जो क्वेश्चंस होते हैं वो आगे पीछे करके वही रिपीट हो रहे होते हैं, कि जैसे अगर वो ट्रायलो बीटा पूछते हैं तो ट्रायलो बीटा पे ही स्टिक करते हैं, उसके इर्द गिर्द नहीं जाते हैं। और इसमें अगर आप टॉपिक वाइज लिस्टिंग कर लो तो आप अपने जो नोट्स हैं वो बहुत नैरो डाउन कर सकते हो, क्योंकि आप उस नोट्स को सिर्फ उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे रखो जिस पे PYQs बने हैं। नहीं तो अगर आप पढ़ने बैठोगे तो इन जनरल पेलेंटोलॉजी पे अलग अलग किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो अगर आपको नैरो करना है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, और बहुत लिमिटेड थीम्स निकल आएंगी हर टॉपिक पे, और उन टॉपिक पे बेस्ड आपके नोट्स होने चाहिए। बट इसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बहुत आउट ऑफ द ब्लू आते हैं, जो कि जनरली उसका आंसर उस साल किसी को पता भी नहीं होता है। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि उन क्वेश्चंस के पीछे भागने लग जाते हैं। ट्रस्ट मी, उन क्वेश्चंस के पीछे भाग के हमको कहीं नहीं मिलेगा। वो जनरली वो क्वेश्चन 20 साल में एक बार आ रहे होते हैं। तो जब कोई क्वेश्चन जो इतना रेयरली आ रहा है उस पर हम बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम अगर 90-95% पार्ट अच्छे से करके जाएँ, ये आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर करोगे। नेक्स्ट मैं बात करूँगा प्रेजेंटेशन के रोल की। मुझे लगता है मेरे अच्छे स्कोर आने में प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। प्रेजेंटेशन इसमें बहुत ज़्यादा की हो जाता है, क्योंकि वो आपकी कॉपी को विजुअली बहुत सेट अपार्ट करता है बाकी कॉपी से। तो प्रेजेंटेशन के लिए मैंने क्या किया था, मैं हेडिंग्स जो थी वो ब्लैक पेन से लिखता था। मैं जो पूरा कंटेंट है वो ब्लू पेन यूज़ करता था।
कोई भी डायग्राम है वो पेंसिल से बनाए होते थे और उसको मैं प्रॉपर्ली बॉक्स आउट करता था और मैं इसमें कलर्ड पेंसिल भी यूज़ करी थी। अब आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, ये कैसे होगा, बट अगर आपकी नोट्स पे अच्छी पकड़ है, अगर आप अच्छे से मेमोराइज कर रखा है तो ये बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग टास्क नहीं है। मैंने शायद सिर्फ 1 या 2 टेस्ट लिखे थे प्रैक्टिस के लिए, बट अगर आपका नोट्स पे अच्छी कमांड है और अच्छे से आपने मेमोराइज कर रखा है तो ये प्रेजेंटेशन एग्जाम टाइम में रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट आपके 2-3 मिनट एंड में शायद बच भी जाएं। तो प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंटेशन ही आपके पेपर को बाकी लोग से सेट अपार्ट करेगा। लास्टली मैं बात करूंगा मेमोराइजेशन की। जियोलॉजी ऑप्शनल में मेमोराइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिना मेमोराइजेशन के ये ऑप्शनल को पार पाना बहुत मुश्किल होगा। तो उस मेमोराइजेशन के लिए मैं कैसे डील करता था, मैं इस पे बात करूंगा। तो मेमोराइजेशन के लिए 3 एस्पेक्ट होते थे मेरे लिए। एक तो नोट मेकिंग, सेकेंडली मेरे जो ऑडियो नोट्स होते थे, एंड थर्डली जो कलर स्कीम्स होती थी उसका क्या रोल है। तो सबसे पहले अगर मैं नोट मेकिंग की बात करूं, जियोलॉजी ऑप्शनल में नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा वाइटल है। आई मीन अगर आपको ये ऑप्शनल आपको बहुत बार, अगर आपको एग्जाम में अच्छे से रिप्रोड्यूस करना है तो आपको बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैंने अगर खुद की बात करूं तो मैंने टोटल जो मेरे जो नोट्स हैं वो ऑलमोस्ट 600 पेजेस के नोट्स बन गए थे और वो 600 पेजेस के नोट्स ही मैं एंड में सब कुछ उसी पे रिलाई करता था। उन नोट्स पे मैं ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स रिवाइज कर पाया था। उन नोट्स के अलावा, ये तो हो गए मैक्रो नोट्स, उन नोट्स के अलावा मैंने माइक्रो नोट्स भी बना रखे थे। तो बेसिकली बिल्कुल एग्जाम से शायद एक दिन पहले ही बनाए थे बहुत सारे नोट्स, तो कि जिसमें आप एक A4 शीट पे पूरा जो टॉपिक होता है उसको आप एक A4 शीट पे आप पूरा उतार सको। तो जैसे अगर मेरा बात करो पेलेंटोलॉजी या जियोमॉर्फोलॉजी के नोट्स थे, वो अक्सर सिर्फ एक A4 शीट का एक पार्ट पे होते थे और ये तब काम आता था जब एग्जाम से जस्ट पहले आपको रिवाइज करना है, क्योंकि एग्जाम से रिवाइज आपको एग्जाम जब चालू हो रहा होता है इसमें एंड तक रिवाइज करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज अगेन अ लॉट ऑफ मेमोराइजेशन इन्वॉल्व। तो नोट्स जो हैं वो एक मैक्रो लेवल पे नोट्स और माइक्रो लेवल पे नोट्स बहुत वाइटल होते हैं ताकि आप इसको अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाओ एग्जाम में। सेकेंडली, मैं ऑडियो नोट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करता था अपनी प्रिपरेशन में। ये मैंने जब सिविल्स में अपने हिस्ट्री ऑप्शनल में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। तो ऑडियो नोट से मेरा ये मतलब है कि अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो तो उस टॉपिक को आप अच्छे से एक बार पढ़ लो और जब समझो उसके बाद उस टॉपिक को किसी को समझाने की कोशिश करो और उसको रिकॉर्ड कर लो। तो अगर आप उस टॉपिक को किसी को समझा रहे होते हो तो एक तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है और इसको आप समझाते वक्त सामने आप नोट्स भी रख सकते हो। अगर कुछ टर्म्स आप भूल रहे हो तो सामने उसको भी रख के आप समझा सकते हो और फिर आप रिकॉर्ड करो। उस रिकॉर्डिंग को आप बार बार सुन सकते हो। हम फोन्स ऑलमोस्ट हर जगह कैरी कर रहे होते हैं, हम ट्रैवल करते हुए या कुछ भी करते हुए हम उस ऑडियो को सुनते रह सकते हैं और अपनी भाषा में बोली हुई बात को आपको ज़्यादा याद भी रहती है। प्लस इसको आप 2x 2.5x और इफ़ यू ट्राई हार्ड इनफ आप इसको इवन 3x पे भी सुन सकते हो। तो अपने ही नोट्स को बार बार सुनने से आपको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने पूरा स्ट्रैटिग्राफी ऑडियो नोट से रिवाइज किया था। इनफैक्ट जो पेपर 9 बजे से पेपर था जियोलॉजी का, जिस दिन मैं उस दिन 7 से 7:30 के बीच में आधे घंटे में मैं पूरा स्ट्रैटिग्राफी रिवाइज कर गया था ऑडियो नोट्स में। मैं बहुत तेज की स्पीड से लगातार पूरा ऑडियो सुनते चला गया था और ये काफ़ी हेल्प कर रहा था। मुझे लगा जब मुझे एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना मेरे लिए काफ़ी आसान था इसके बाद। अब थर्डली मैं बात करूंगा कलर स्कीम्स की। कलर स्कीम्स कि कैसे आप कलर्स का यूज़ कर सकते हो अपने मेमोराइजेशन में। तो अब कई बार आप जब नोट्स बनाते हो उसमें उन नोट्स में जनरली हम जो नाउन वाला पार्ट होता है, जो बहुत स्पेसिफिक्स होते हैं, वो भूल जाते हैं। जनरल चीज़ें हमको याद रहती हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जहाँ पे भी नाउन्स वाला पार्ट है तो मैं उसको एक मान लीजिए फ्लोरेसेंट कलर का हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कर लिया। अब कभी बार आपको वो पूरा टॉपिक 5 मिनट में 10 मिनट में रिवाइज करना होता है, मान लीजिए 50 पेजेस के नोट्स हैं। तो अगर आप सिर्फ उस फ्लोरेसेंट पार्ट के थ्रू गो थ्रू करोगे तो आप बहुत जल्दी उन नोट्स को गो थ्रू कर सकते हो। तो इस टाइप से मैं बहुत सारे कलर स्कीम्स यूज़ करता था कि फ्लोरेसेंट हो गया, ग्रीन कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, जस्ट ताकि मैं उन नोट्स को बहुत क्विकली गो थ्रू कर सकूं। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मुझे मेमोराइजेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करी और इस ऑप्शनल को अच्छे से करने के लिए आपको मेमोराइजेशन बहुत ज़्यादा करनी ही पड़ेगी। तो ये थी मेरी जियोलॉजी की स्ट्रैटेजी। और डिटेल डिस्कशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल अपूर्व IFS APOORV IFS वहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ और डिटेल में हम एक एक टॉपिक पे बात कर सकते हैं। मैं अपने नोट्स भी उन्हीं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा। सो प्लीज़ डू जॉइन मी एट अपूर्व IFS APOORV IFS ऑन टेलीग्राम। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक Delhi Knowledge Track team to have given me this opportunity of reaching out to so many people, and thank you so much.